गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स का चैप्टर रिवाइज किया। मैट्रिक्स में हम 2 क्लास लगा चुके हैं और ऑलमोस्ट अपना पार्ट ए कवर कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, फर्स्ट 2 सेक्शंस किए थे, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने प्रीवियस क्लास में रिवाइज भी किया था। और आज की उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। उसमें क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड फोर्थ पार्ट क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी का हमने डिटर्मिनेंट भी कवर कर लिया था। आज हम प्रीवियस क्लास के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, रेडी हो आप सब? स्टार्ट करें। रेडी? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्लास के लिए रेडी? पूरी एनर्जी, पूरा चार्ज, स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो जो कंसेप्ट पढ़े थे उसको रिवाइज करके आगे चलेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन थी हमारी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए या तीनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। अगर मुझे प्लस माइनस करना है तो जिन भी मैट्रिसेस को मैं प्लस माइनस करना चाहती हूँ उन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मैं प्लस माइनस कर सकती हूँ। ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था कि मुझे अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और मुझे कहा गया है 5a निकालो, 10a निकालो, मतलब 10 और 5 मेरा क्या बन गया, एक स्केलर। या मैं बोलती हूँ के ए निकालो, तो के भी मेरा एक स्केलर बन जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, ए मुझे दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और मुझसे मांगा गया है के ए, के बी, के सी, के डी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने किया था इस टाइप का। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मैं आपको कहती हूँ कि एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है 10, 4, 6, 8। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। वी वांट टू नो द स्केलर इफ एनी विल बी या कैन बी पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। कोई ऐसा स्केलर पॉसिबल है जो इस मैट्रिक्स का पार्ट हो सकता है? अब इसके लिए मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5, 2। ये 4 ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं, मुझे स्केलर बताना है। अब स्केलर बता रहे हैं, इसमें इनबिल्ट है, इसमें हमने डाल दिया है। आप बताओ कोई स्केलर है या नन ऑफ दिस ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब मैं क्या करूँगी, इस मैट्रिक्स में से देखूंगी ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सारे एलिमेंट मेरे मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो ये सारे मुझे 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 4 की टेबल में 10 नहीं आता, 6 नहीं आता, 5 तक तो हम जा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब 2 मुझे एक दिख रहा है। सबसे हाईएस्ट वाला स्केलर लेना होगा, ये ध्यान रखना। अगर 4 का कॉमन डिविजिबल होते सारे तो मैं 4 ही लेती। उस केस में अगर मैं 2 ले लूंगी तो गलत माना जाएगा। 2 मैंने कॉमन लिया, इसका मतलब 2 स्केलर है इस मैट्रिक्स का। ऑप्शन क्या हो जाएगी मेरी, डी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने किया मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज का कंसेप्ट। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन बताओ मुझे जल्दी जल्दी, क्या कंडीशन है? मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना कंडीशन के ये चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके सॉल्यूशन में टाइम लगता है। पेपर में जो क्वेश्चंस आने हैं हमें कंडीशंस के बेस पे आने हैं, और कंडीशन पसंद हो, हमें याद होगी, अच्छे से क्लियर होगी। तो ये वाले जो 3 क्वेश्चन है, ये मैं 1 मिनट में ही तीनों क्वेश्चन करके अपने 3 मार्क्स सेव करके बाहर निकल जाऊंगी, और बाकी किसी क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो वहाँ टाइम भी डिवोट कर पाऊंगी। मतलब मार्क्स भी सेव हो गए, टाइम भी एक्स्ट्रा मिल गया, तो लॉटरी लग गई है। लेकिन आपको कंडीशंस और कंसेप्ट्स अच्छे से करने हैं। सॉल्यूशन बेस्ड इस चैप्टर में बहुत कम आता है, ये चीज़ ध्यान रखो। अब मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं।
मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी ही होनी चाहिए? देखिए, अगर आप सिर्फ ये लिखोगे कॉलम इज इक्वल टू रो, तो ये तो मेरा क्या बन गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के रूल पूछे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूल नहीं पूछे। किसके कॉलम किसके रो, ये तो बताओ। ये सब बच्चे मुझे m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रोज, मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स पता है और मैं अभी तो पूछ भी नहीं रही, मैं वो चीज़ पूछती नहीं जो आपको पता है। मैंने पूछा है मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल हैं। दो मैट्रिक्स अगर मुझे a और b दिए हुए हैं और मैं चाहती हूँ इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके a b निकाल दूँ, तो a और b को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, मुझे ये जानना है। कॉलम इज इक्वल टू रोज हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे भाई बहन हमने पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपको आइडेंटिटी में बार बार डाउट भी हो रहा था, हमने बहुत बार किया, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है मल्टीप्लिकेशन के रूल। मल्टीप्लिकेशन कब कर सकती हूँ और कब मैं लिख के नॉट पॉसिबल बाहर निकल जाऊंगी बिना मेहनत किए और फुल मार्क्स ले लूंगी। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल बताओ मुझे आपसे ये नहीं जानना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वेरी गुड शिक्षा, वैशाली। अब मेरे पास सही आंसर आने लग गए। तो यही हमें ऑप्शंस में भी वो कंफ्यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप मुझे गलत बता रहे थे, मुझे भी पता था आपके माइंड में आंसर वही है जो मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन उसको ढंग से लिखो। अगर मैंने कॉलम इज इक्वल टू रोज का ऑप्शन टिक कर दिया एग्जाम में, तो मैंने गलत ऑप्शन टिक करा है। इसका मतलब मैंने क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को टिक कर दिया। मुझे क्या टिक करना था, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, देन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स ओनली। हम तभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, अदरवाइज हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मेरा ऑर्डर सपोज 3 इंटू 4 है, तो दूसरे में यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो यहाँ पे मुझे 4 ही चाहिए। यहाँ पे मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इन दो चीज़ों से है, ये सेम होने चाहिए तभी मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी का क्या आएगा, बिना मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है कि ए बी मैंने मल्टीप्लाई करना है, पॉसिबल है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होने वाला है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करके तो चेक नहीं करूँगी ना, ऑर्डर क्या होने वाला है मेरा, जो ये बच गए नंबर, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है। अब एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। कुछ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन में थोड़े डाउट्स आ रहे हैं, तो एक बार मल्टीप्लिकेशन और कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। इस पार्ट में से कुछ नोट करने की नीड लग रही है तो कर लो, अदरवाइज तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया अभी तक, फिर भी अगर कुछ लग रहा है तो नोट कर लो। ठीक है जी, हो गया। अब एक मल्टीप्लिकेशन के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ए बी मुझे निकालना है। ए मैंने लिया ABCDEF, ठीक है, और यहाँ मैंने लिया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले वाले का ऑर्डर क्या है, पहले मैं मल्टीप्लाई नहीं शुरू कर दूंगी, चेक करूंगी करना भी या नहीं करना, टाइम बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। तो इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है भाई, ये मैच कर रहा है मैम, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, टाइम आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब जब मैं ए भी निकालूंगी तो उसका ऑर्डर क्या आएगा मेरा 2 इंटू 3। अगर मैं 2 इंटू 3 का सिंपल मैट्रिक्स उसके एलिमेंट की एग्जिस्टेंस के हिसाब से लिखती हूँ। जैसे जब स्कूल में एडमिशन होता है तो टीचर पहले रोल नंबर की लिख लेती है, फिर नाम फिल करती जाती है, क्योंकि उसे पता है क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है।
ऐसे अगर मुझे ए बी में ये पता चल गया 2/3 का ऑर्डर है और मैं सिर्फ उनके रोल नंबर लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, अब इनका नंबर क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये मैंने उनका एग्जिस्टेंस नंबर लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, क्लियर? अब मुझे A11 निकालना है। A11 पहले वाला हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला कॉलम को। ठीक है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। ऑर्डर भी हमारा रो इनटू कॉलम होता है, एलिमेंट का नंबर भी हमारा रो इनटू कॉलम होता है। तो पहले नंबर पे हमेशा आपको रो लिखना है, फिर कॉलम लिखना है। रो 1 का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो। मतलब फर्स्ट रो ले लो फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा? A इंटू 1 A, B इंटू 4 4B, 7C। ठीक है, A12 फर्स्ट रो चलेगी, फर्स्ट रो में ही खड़े हैं, सेकंड रो पे नहीं जाना, इसको तो हटा ही दो, मिटा ही दो। ठीक है, फर्स्ट रो पे खड़े हैं, फर्स्ट रो देखते जाएंगे, जिस जिस कॉलम पे शिफ्ट करते जाएंगे उस कॉलम को पढ़ते जाएंगे। अब मैंने क्या किया? मैं सेकंड कॉलम पे आ गई हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2A प्लस 5B प्लस 8C। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3A प्लस 6B प्लस 9C। ठीक है, क्लियर? अब सेकंड रो पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट रो भूल जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यही लिखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो D प्लस 4E प्लस 7F, 2D प्लस 5E प्लस 8F, 3D प्लस 6E प्लस 9F। क्लियर हो गई मल्टीप्लीकेशन? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या था कि AB और BA इक्वल नहीं होते मोस्ट ऑफ द केसेस में। 99.9% केसेस में इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल आ रहा है किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करके, तो वो हमारा क्वेश्चन स्टेप से फॉर्म हुआ हुआ है या हमें दिया हुआ है तभी आएगा, अदरवाइज ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं आते। तो ये ऐसा प्रॉपर्टी हमें यूज नहीं करना। ए बी मांगा गया है तो ए बी निकालेंगे और बी ए मांगा गया है तो बी ए निकालेंगे। अब ए बी और बी ए में फर्क क्या हुआ? अगर ए बी था तो पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने बी लिखा, ये मेरा ए मैट्रिक्स है, ये मेरा बी मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मुझे बी ए निकालना है तो पहले मैं बी मैट्रिक्स कॉपी करूंगी, फिर ए मैट्रिक्स कॉपी करूंगी, फिर मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो वैसे काफ़ी बच्चों को क्लियर हो गया था, जिनको डाउट्स था उनको भी क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं ट्रांसपोज की तरफ। ओके जी, क्लियर? अब हम आते हैं ट्रांसपोज, जो बहुत ज़्यादा इजी था। ट्रांसपोज होता क्या है? इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। ट्रांसपोज को लिखते कैसे हैं? अगर मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे उसका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज मांगा गया है, तो मैं पूरा ट्रांसपोज ऑफ ए लिखने नहीं वाली हूँ। टाइम सेव करना है, लिखना ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या लिख दूंगी? ए कॉमा, तो ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। या मैं क्या लिख दूंगी? ए रेज टू पावर टी, ये भी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इतना सारा टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं अगर इतना सा लिख देती हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या लिखना चाह रही हूँ मुझे समझ में आ गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मांगा गया है। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या था? इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया लेकिन ये वाली लाइन नहीं आई,
उन्होंने लिखी हुई है इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स इनटू रोज। तो क्या वो ये ठीक है ऑप्शन या गलत है? मैं ये कहती हूँ ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ, मतलब ये सही है, मैं ही कह रही हूँ भाई, मैं अपने आप पे विश्वास कर रही हूँ, फुल फेथ करके बोल रही हूँ कि ये ठीक है डेफिनेशन। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एग्जाम में ऑप्शन आई है आपको इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स इनटू रोज, तो क्या ये ठीक है या गलत है, ये बताओ मुझे। ये जानना है मुझे, ये ठीक है इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स इनटू रोज? तो ये ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, या तो ये लिख लो या वाइस वर्सा, बात एक ही होने वाली है, क्योंकि काम तो हमने वही किया। तो हमें बहुत ध्यान से, मैं बार बार बोल रही हूँ, कंसेप्ट पे फोकस करो। ये चैप्टर पूरे 3 नंबर दिला देगा विद इन मिनट, तो इस पे कंसेप्ट पे फोकस करो। कैलकुलेशंस टाइम कंज्यूमिंग होती है, जो वो हमें बिल्कुल भी नहीं दे रहे, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो टिक मार्क वाले, सिर्फ कंसेप्ट्स पे, लॉजिक्स पे, आइडेंटिटीज पे बेस्ड होंगे, जो हमें क्लियर करनी है माइंड में। इसके बाद हमने क्या किया था, किसी ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होने वाला है, ये हमने एग्जाम्पल से भी किया था प्रीवियस क्लास में। किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होने वाला है, सेम वो मैट्रिक्स आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बेस पे हम रूल बना सकते हैं। अगर मुझे कहा गया है a प्लस बी करो और फिर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं इजी शॉर्टकट पे जा रही हूँ। a ट्रांसपोज मुझे गिवन है, b ट्रांसपोज मैंने कर लिया और फिर ऐड कर दिया, तब भी मैं ठीक हूँ। बात तो एक ही है, टोटल करके a ट्रांसपोज करो या इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, बात तो एक ही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैथ्स का देती हूँ आपको, मैट्रिक्स का नहीं देती। मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/2 और 6/2, ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ कि मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करूँगी भाई, मैं अलग अलग नहीं करना चाहती। तो बात तो आंसर तो वही आने वाला है ना, 5 = 5, फर्क थोड़ा ना कोई पड़ गया। तो a प्लस बी ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब ये तो एक लॉजिक सी प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपको भी पता है, या आप क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगी। मैंने क्यों बताई, मैंने इसलिए बताई क्योंकि वो आपको क्या करते हैं एग्जाम में, a मैट्रिक्स देते हैं बहुत बड़ा सा, b मैट्रिक्स देते हैं बहुत बड़ा सा, और आपको कहते हैं कि ये प्रूफ करो, ये शो करो क्या ये इक्वल हैं। आंसर देते हैं यस, नो, नॉट पॉसिबल, नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड, पहले ऐड करोगे लेफ्ट साइड पे, फिर ट्रांसपोज करोगे, फिर राइट साइड वाला पार्ट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स तुम कोई सा भी बना लो, कितना छोटा बना लो, कितना बड़ा बना लो, ये प्रॉपर्टी हमेशा ठीक होने वाली है। तो हम सॉल्व करके चेक करें क्यों, हमें चेक नहीं करना, हम सीधा एक क्वेश्चन को टिक करेंगे यस दीज आर इक्वल। ठीक है, फिफ्थ, अब ये कह रहे हैं एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से, स्केलर मैंने k मान लिया, कुछ भी हो सकता है, k से मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं पहले ट्रांसपोज करूँगी फिर k, क्योंकि मुझे सीधा तो चलना ही नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से चलना है। हम स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज करके फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन सबको हम सॉल्व करके भी बता सकते हैं अपने एग्जाम में कि हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे सॉल्व का टाइम बचाना है। हो सकता है मैं वहां जल्दीबाजी में कैलकुलेशन एरर करके गलत ऑप्शन टिक कर दूं, जो भी मैंने बेकार में की थी तो मैं करूंगी ही नहीं। ठीक है, अब मेन प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारी, इसको बहुत ध्यान से करो, और ऑब्वियस सी बात है इस पे स्टार्स बना लो बहुत सारे वाले। अगर ए बी ट्रांसपोज होता है तो मैम आप सब बोलोगे जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको लिख दो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर मुझे ये चैप्टर नहीं आता होता तो मैं भी यही बोलने वाली थी, सारा पैटर्न सेम ही तो चल रहा है, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न लिख दो। यहाँ पे कौन सा नया कुछ हो गया, यहाँ पे बहुत कुछ नया नया हो गया, ये हम नहीं लिख सकते। इसकी प्रॉपर्टी होती है ए बी ट्रांसपोज = बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक तो हमने इंडिविजुअली कर दिया, दूसरा इसका ऑर्डर क्या करा हमने, रिवर्स कर दिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार हम एक जैसे पैटर्न पे चलते चलते ना उसको उसी फॉर्म में याद कर लेते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको मार्क करो, और इम्पॉर्टेंट भी है। ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज लिख लो, फिर आगे चलते हैं। और बार बार बोल रही हूँ
प्रॉपर्टीज़ का, रूल्स का, कंडीशंस का, कैलकुलेटर ट्रिक्स का एक अलग से रजिस्टर बना लो। अदरवाइज़ क्वेश्चंस के बीच में उन्हें ढूँढना, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ-साथ एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो वो सारा गौच-पौच सा हो जाता है और रिवाइज़ करने में बहुत देर लग जाती है। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपके पास अभी से नोट्स होने चाहिए। ठीक है? नोट करो इसको। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आता है अब हमारा ट्रांसपोज़ के बेस पे एक और कैटेगरी बनती है हमारी। वो कैटेगरी नहीं है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है? ये ट्रांसपोज़ के बेस पे मेरी प्रॉपर्टी बनती है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ किया, ठीक है? और वो सेम आया जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, तो वो सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ, 1 2 3 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स मैंने बना लिया। ठीक है? अब मैं इसका ट्रांसपोज़ निकाल के चेक करूँगी। ट्रांसपोज़ करो, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करते जाओ, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर लो। 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ए और ए ट्रांसपोज़ को कंपेयर करो, सेम सेम आ रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज़ इज इक्वल टू ए। इसका मतलब मैट्रिक्स कौन सा बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है? क्लियर? अब अगर ए ट्रांसपोज़ निकालने के बाद मेरा आंसर माइनस कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स सेम बनेगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं। ये हमने एक ए मैट्रिक्स लिख लिया, इसका ट्रांसपोज़ करके चेक करो जी। ट्रांसपोज़ करो। अब ये ए से मिलता-जुलता तो लग रहा है, लेकिन ए नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से माइनस कॉमन लेके देखती हूँ। माइनस अब एक मेरा स्केलर बन गया, माइनस का मतलब है -1। 1 तो साइलेंट होता है, लिखो ना लिखो। मतलब माइनस मैं कॉमन ले रही हूँ इस मैट्रिक्स में से। ठीक है? तो ये क्या बन गया? ए। इसका मतलब ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है जो मुझसे एग्जाम में पूछी जाती है मुझे कंफ्यूज करने के लिए। क्या कंडीशन आती है? इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all elements of principal diagonal are 0। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स स्क्यू मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी, ये कंसेप्ट भी, ये आइडेंटिटी भी या ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है? क्लियर? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नोट कर लो।
8th पॉइंट लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नोट हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स को 4, 5, 6 प्रॉपर्टी में एक बार कंफ्यूजन है तो फास्ट कर लेते हैं। क्यों कंफ्यूजन हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। चाय पी लो, एनर्जी ले आओ, आंखें खोल लो अच्छे से। 4th प्रॉपर्टी, A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अगर मुझे 3 प्लस 2 को ट्रांसपोज करना है या कहा जाए 3 का ट्रांसपोज करो फिर 2 का ट्रांसपोज करो, तो मैंने कहा कि दोनों चीजें इक्वल हैं। इसमें क्या गलत कह दिया? ठीक है, मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ तो पूरा सिलेबस एक साथ करूँ, मिला के मैं टाइम टेबल बना के पढ़ूँ या एक एक सब्जेक्ट को फिनिश करके पढ़ूँ? बात तो एक ही है, एग्जाम के लिए मैं सारे सिलेबस प्रिपेयर करके जा रही हूँ। ठीक है, एक में हम बात को छोटा करके कह रहे हैं, एक में हम बात को बड़ा करके कह रहे हैं, फर्क क्या पड़ा? किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करने के बाद उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो यहाँ करते हैं, वहां तो और बहुत हो जाएगा। ए मैट्रिक्स एक मुझे दिया हुआ है ABCD, ठीक है, के ए निकाला मैंने, के की जगह अब आप के से भी कंफ्यूज हो जाओगे, दोबारा के ले लिया, 5A निकाला मैंने, तो आंसर आया 5A 5B 5C 5D। ठीक है, 5A का ट्रांसपोज क्या आ गया? 5A 5B 5C 5D। क्लियर? अब मैं लॉन्ग कट से जा रही हूँ, पहले मैं A ट्रांसपोज कर रही हूँ, ABC, फिर मैं कह रही हूँ कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो अब क्या हो जाएगा? 5A 5C 5B 5D। अब मैं इन दोनों को जब देखती हूँ तो मुझे क्या लग रहा है? दोनों इक्वल है, इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी ठीक आ रही है, प्रॉपर्टी ठीक है। क्लियर हो गया जी? डाउट्स क्लियर? 6th प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी में क्या है हमारा? अगर मुझे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है और मल्टीप्लाई करके कहते हैं ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में B ट्रांसपोज दे रखा है ऑलरेडी, ये गिवन है, तो या तो मैं क्या करूंगी, B ट्रांसपोज का पहले दोबारा ट्रांसपोज करके B निकालूंगी, फिर AB ट्रांसपोज निकालूंगी, या मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, मुझे A गिवन था, B इसका ट्रांसपोज कर लूंगी और फिर B ट्रांसपोज जो मुझे गिवन था ऑलरेडी उसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगी। इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो ये एज अ आइडेंटिटी हम यूज करेंगे अपने पेपर में। 3 मल्टीप्लिकेशन तो मुझे नहीं आने वाली, 1 मिनट का ही टाइम दिया उन्होंने हमें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे, पार्ट B। अभी हम क्लास का ही रिवाइज कर रहे हैं, पिछली क्लास का वीडियो 2-3 बार और अच्छे से देख लिया करो। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो उसको पहले खुद से क्लियर करने की कोशिश करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगी, लेकिन हम जब उस चीज़ पे एफर्ट्स डालेंगे ना, तो वो चीज़ जैसे अब आपने करा, इसको दोबारा ज़रूर पढ़ना। आप जब तक दोबारा नहीं करोगे उस चीज़ को तो वो क्लियर नहीं होगी। क्या होता है, 2 दिन का गैप हो जाता है तो वो चीज़ पहले ही डाउटफुल थी और ज़्यादा डाउटफुल बन जाती है। अगली क्लास में हमने समझी, अभी भी प्रैक्टिस नहीं की, फिर वो और डाउट कंटिन्यू में होता चला जाता है। तो कोशिश करा करो, उसको देखो समझो, कोई भी एग्जाम्पल खुद से लो। मैं भी तो अजीब अजीब से एग्जाम्पल लेती हूँ, ABCD 1 2 3 4, देखो वो आइडेंटिटी उस पर सही आ रही है नहीं आ रही। इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट B। पार्ट B में क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, लेकिन ये चैप्टर डिटर्मिनेंट का पार्ट थोड़ा सा इंक्लूड करता है और इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि इसको आप छोड़ दो या लाइटली कर लो या इसका फोकस मत करो, ये करना है हमें ज़रूर। डिटर्मिनेंट होता क्या है? A, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ A, अगर मैं A मैट्रिक्स का कर रही हूँ, या फिर मॉडुलस ऑफ A। इसको आप मॉडुलस पढ़ते थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये जो 2 लाइनें हमने बनाई हैं, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ठीक है, ये हमारे डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अब आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका मुझसे डिटर्मिनेंट मांगा गया है, तो कैसे करूंगी? इसको इससे मल्टीप्लाई
माइनस साइन लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई ऐसे किया था, मीन्स 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 माइनस 2। क्लियर? अब अगर ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ए बी सी डी ई एफ एच आई, ये हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया मैट्रिक्स, छोटा नहीं है, तब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट लाइन को फोकस करती हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि फर्स्ट रो को लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सबको लेके कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सबको लेके कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट रो को लेके कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ वो इस चीज़ को पहले क्लियर कर लें। सेकेंड, मुझे वो सारा एक्सपेंशन चाहिए भी नहीं, मुझे नीड ही नहीं है, तो अभी मैं उस पॉइंट पे जा ही नहीं रही। हम फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ये 3 नंबर मुझे दिख रहे हैं फर्स्ट रो में, मैं इसे लिखूंगी ए बी सी। साइन क्या चलता है? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों के साथ हमने ऐसे एक डिटर्मिनेंट वाला सिंबल ही बना दिया बड़ा सा। ये एलिमेंट नंबर क्या है मेरा? A11, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बच गया? EFHI। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ो, फिर जो बचा वो लिख लो, क्या दिख रहा है? DFGI। फिर फर्स्ट रो को तो छोड़ के ही चल रहे हैं, वो तो लिख ही लिया है, थर्ड कॉलम छोड़ दो, अब क्या दिख रहा है? DEGH। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको तो आपको सॉल्व करना आता ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रूल लगाओगे। EI माइनस FH माइनस B, DI माइनस FG प्लस C, DH माइनस EG। ठीक है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कुछ कट रहा होगा तो कट कर देंगे, इसमें कुछ नहीं कट रहा। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी बिना कंडीशन के कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसकी कंडीशन लिखो। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या क्या होती हैं? मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। अगर अब मैं आपसे स्क्वायर की कंडीशन पूछती हूँ तो आप मुझे क्या बताओगे? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है मैम, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, तो उसके सेम होना चाहिए। दूसरा, अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब ये प्रॉपर्टी पे स्टार बना लो, ये प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, कुछ भी लिखो, 2 4 5 3 6 7, अब छोटे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 x। x मतलब ये वैल्यू मेरी मिसिंग है, फाइंड x इफ a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और आप x की वैल्यू निकाल के बताओ। सबसे पहले पता चल गया कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, 2 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, फर्स्ट रो तो छोड़ के चलना है, पहले फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दो, 6 7 2x, फिर सेकंड कॉलम छोड़ दो, 3 7 1x, फिर थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 6 1 2। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर निकाल के बताओ वैल्यू ऑफ ए क्या आ रहा है। निकालो आंसर इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, मुझे जानना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर बताओ। वही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन तो हमारा क्या कहना चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन बन गया, क्योंकि 28 से 28 भी कैंसिल हो गया, 12x से 12x भी कैंसिल हो गया, तो ये क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं ये 4 को 9 बना देती हूँ,
तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये तो सारा कुछ कट कटा के 0 बन गया। 9 कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो क्या दिख रहा है, -15x प्लस ये आ गया। इससे मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगी? तो मैम हमें दिया हुआ है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, हमें दी हुई है कंडीशन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7/3। इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। थर्ड लिखो, इफ वैल्यू ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये तो ऑब्वियस सी बात थी, अगर 0 है तो सिंगुलर हो गया, और अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, बाकी हम सबका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो डिटर्मिनेंट किया है, इसके ऊपर बेस्ड हमारा एक कंसेप्ट आता है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, ये लाइन तो लिख ली ना, इसमें तो टाइम नहीं लगा होगा। अब हम कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। पहले मैं क्रैमर्स रूल करवा रही हूँ, फिर इसकी कंडीशन करवाऊंगी, क्योंकि अभी अभी आपने डिटर्मिनेंट सीखा है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हम क्रैमर्स रूल भी सीख जाएंगे, फिर इसकी कंडीशन कर लेंगे आराम से। ठीक है, क्रैमर्स रूल सबसे पहले कब लगता है, जब क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का हो। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात नहीं कर रही, डिटर्मिनेंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं मैट्रिक्स लिखती हूँ, ये इतना ही है हमारे कोर्स में जितना मैं आप करवा रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना। अगर हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम एक ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ऐसे या ऐसे। ठीक है, लेकिन जब मैं डिटर्मिनेंट की बात करती हूँ, तो डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट हमारा ये वाला होता है। तो ये जो चीज़ है, ये फ़र्क है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। दूसरा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, हमेशा स्क्वायर होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, मैं तरह तरह के मैट्रिक्स बना रही हूँ, मतलब इसका टाइप कोई भी नहीं होता। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डिटर्मिनेंट होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्रैमर्स रूल पे। डिटर्मिनेंट को हम कैसे शो करते हैं, डेल्टा से। डिटर्मिनेंट को शो करते हैं हम डेल्टा से। अब मुझे सपोज इक्वेशंस दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन से समझो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा, फिर मैं इसकी कंडीशंस वो सब हम करेंगे, लेकिन पहले ऐसे समझो। और ये भी समझ लो, मैं इसका भी शॉर्टकट बताऊंगी, अभी आप देखना हमें टाइम लगने वाला है, लेकिन उसको फिर मैं ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगी कि कैसे हम बिना इस सॉल्यूशन को यूज करें उस आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम प्रॉपर वे में चलते हैं, उसको भी हमें इग्नोरिंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। क्या इसका क्वेश्चन कोई बुक से ले लेते हैं, अज्यूम करने के बाद अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो।
ये मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन 31 ले रही हूँ या फिर 30 ले रही हूँ, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू -1। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो यूजिंग क्रैमर्स रूल। ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो क्रैमर्स रूल को यूज़ करके। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रैमर्स रूल की बात कर दी तो डिटर्मिनेंट की बात हो गई, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का सिंबल हमारा ये वाला होता है, तो आपको कैसे करना है, इसमें हम 4 डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डेल्टा, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई की रिस्पेक्ट में और जेड की रिस्पेक्ट में। हमें 4 डिटर्मिनेंट बनाने होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखो, अब मैंने 4 डिटर्मिनेंट बनाए, डेल्टा लिखा, तब मैं क्या करूँगी, इस कांस्टेंट पार्ट को इग्नोर कर दूंगी, भूल जाऊंगी कि ये है भी क्वेश्चन में, इसको देखो ही मत, बिना देखे बाकी जो बचा है वो लिखूंगी, उसमें से भी मुझे एक्स वाई जेड छोड़ना है, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए कर रहे हैं, तो मुझे एक्स वाई जेड छोड़ना है। कोफिशिएंट्स लिखने हैं उनके, सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे हम कुछ रख लेते हैं, क्या रखें, ठीक है। अब इसको तो देखना ही नहीं है, सिर्फ इस पार्ट को देखो और कोफिशिएंट लिखते जाओ, एक्स का कोफिशिएंट 4, वाई का -5, जेड का -2, ठीक है। फिर एक्स का 2, वाई का 2, जेड का 1, एक्स का 2, वाई का 2, जेड का 8। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये बार बार क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर हो सकता है सेकंड इक्वेशन में वाई वाला एलिमेंट ये मिस कर देते, तो मैं यहाँ पर 0 फिल कर दूंगी और जेड की जगह 1, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करना। एक बार एक्स वाई जेड का ऑर्डर लिया है तो एक्स वाई जेड का ही ऑर्डर चलेगा। अगर ये भी मुझे जंबल्ड करके भी दे देंगे तब भी मैं अपनी वैल्यू एक्स वाई जेड के ऑर्डर में लिखूंगी। ये क्या करते हैं, वाई पहले दे देते हैं, एक्स बाद में दे देते हैं, तो उस चीज़ को केयरफुली देखना है कि हमें एक्स वाई जेड का ही ऑर्डर फिल करना है, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये मैंने डेल्टा लिख दिया, मतलब एक डिटर्मिनेंट लिख लिया, इसमें को लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मुझे एक्सपेंशन बताओ करके फास्ट, क्या आंसर आ रहा है, इसका एक्सपेंशन करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। इस डिटर्मिनेंट का मुझे आंसर चाहिए, जैसे अभी हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया था, फर्स्ट रो लिख लो, थोड़े थोड़े ब्रैकेट्स बनाओ, उसमें जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो लिख के मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ, इस डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। 4 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 16 - 2 14, माइनस ऑफ -5, ये ध्यान रखना एक माइनस मुझे खुद से लगाना है, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा है वो। इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 16 - 2 14, ये माइनस क्योंकि प्लस लाइन लगाना था, प्लस माइनस माइनस ही आ गया, 4 - 4 0, तो 56 प्लस 70, विनय क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, चेक करो। 126 आंसर आ गया, ये आता था। अब मुझे निकालना है डेल्टा एक्स, इसी से डेल्टा एक्स कैसे बनाऊंगी, याद करने का क्या तरीका है, डेल्टा एक्स का मतलब एक्स बॉस है भाई, एक्स को छोड़ दो, ठीक है, एक्स को छोड़ दो, और वो तो इक्वल में हम डिटर्मिनेंट में क्या डालें, तो हम क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले कॉलम को कांस्टेंट वाले पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब आपको ये वाला कॉलम ये तो सेम कॉपी करना है,
इस वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट वाले पार्ट से। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करो, y में लिखने की प्रैक्टिस करो। पहले ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट तो आ गया ना, इस चीज को क्लियर करो। y में क्या करेंगे, इस जो y वाला मतलब सेकंड वाला हमारा ऑर्डर क्या था x y z, ये सेकंड वाले को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट। मेन फोकस आपको डेल्टा को ही करके चलना है। डेल्टा में से x को हटाओ, इधर वाला पार्ट डाल दो इक्वल के बाद वाला, y वाला हटाओ इधर वाला डाल दो, z वाला हटाओ इधर वाला डाल दो। ऐसे हमें तीनों बनाने हैं। मतलब ये क्या बन जाएगा, 4 2 2 तो सेम रहने वाले हैं, -2 1 8 भी सेम रहने वाला है। y वाली जगह पे मैं 0 2 -1 रख दूंगी। ठीक है, ऐसे ही मैं z वाला बनाऊंगी। तो मुझे x y z तीनों के आंसर चाहिए, और विनय सही आंसर चाहिए। स्पीड अच्छी है, थोड़ा कैलकुलेशन भी ध्यान से करो, थोड़ा कैलकुलेशन भी फोकस करो। मोहित इसमें क्या क्लियर नहीं है आपको? सबसे पहले आपको नॉर्मल इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब कोफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स वाई जेड ये ऑर्डर मैंने यहाँ पे फॉलो करना है, और हर जगह मैं यही ऑर्डर फॉलो करने वाली हूँ, एक्स वाई जेड वाला, क्योंकि मेरी इक्वेशन में ये ऑर्डर है। एक्स का कोफिशिएंट 4, वाई का कोफिशिएंट -5, जेड का कोफिशिएंट -2। ठीक है, ऐसे मैंने सबके कोफिशिएंट लिख लिए। कोई अगर बीच में से मिस कर देंगे, जैसे यहाँ पे जेड मिस हो जाता सेकंड इक्वेशन में, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देती। कोई भी स्किप नहीं करना, एलिमेंट गिवन है तो वैल्यू डाल दो, नहीं गिवन तो 0 मान लो। फिर उसका एक्सपेंशन करना, डिटर्मिनेंट करना तो आपको आता है। ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा। अगर मुझे डेल्टा एक्स निकालना है तो एक्स मेरा फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो जो इक्वल के बाद वैल्यूज लिखी हैं उस वाले कॉलम से, बाकी सब सेम कॉपी कर दो। डेल्टा वाई लिखना है तो वाई वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो इक्वल के बाद वाले कॉलम से। ऐसे डेल्टा जेड लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा। मैं और एक्सप्लेन करूंगी एक दो बार। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालो, 0 है, जब 0 होता है तो अंदर वाले पार्ट को इग्नोर करो, क्यों मेहनत करें। फिर -5, अब फर्स्ट रो तो छोड़ी हुई है, सेकंड कॉलम भी छोड़ दो, 16 + 1, फिर -2 दिया हुआ है, थर्ड कॉलम भी छोड़ दो, 4 - 2, 17 5 85, 2 2 4, आंसर इज 81। पहले तो डेल्टा एक्स पे आ जाओ भाई, डेल्टा एक्स के आंसर इतने अच्छे अच्छे कैसे निकाल दिए। हाँ ठीक है, 4 + 2 6 होना। ठीक है जी, ठीक। 6 2 12, आंसर इज 73। वेरी गुड, यू भी वेरी गुड, निखिल वेरी गुड। अब जिन्होंने 79 80 निकाला है वो चेक करो। जैसे मैंने भी आपकी तरफ वीडियो भी देख रही हूँ तो मेरे से भी एरर हो गया, तो एरर पॉसिबल ही है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन हमें कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर इज 73। डेल्टा वाई का आंसर निकालो, 4 लिखा, फर्स्ट रो तो छोड़ी भी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 16 + 1, फिर सेकंड वाला 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है, -2, फर्स्ट रो तो छोड़ा हुआ है, सेकंड थर्ड कॉलम भी छोड़ दो, तो -2 + 4, -2 - 4, इट इज -6, 17 4 68, -6 × -2 + 12, आंसर इज 80। ठीक है जी, डेल्टा जेड, डेल्टा जेड में कौन सा कॉलम रिप्लेस करने वाले हो,
थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड सेम उतार दो, थर्ड कॉलम की जगह ये वाली वैल्यू डाल दो। इतना नोट हो गया ना? मैं पेज टर्न कर रही हूँ, नहीं तो और एक मिनट ये रुक जाती हूँ, नोट कर लो इतना, मैं डेल्टा जेड करूँगी फिर। आप लोग डेल्टा जेड खुद से बनाओ और सॉल्व करना शुरू करो। जिनका भी हो गया है वो आगे सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, नोट हो गया, डेल्टा जेड करें। फर्स्ट रो तो छोड़ी भी है, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दिया, -2 -4 -6 माइनस ऑफ -5, फर्स्ट रो छोड़ा हुआ है, सेकंड कॉलम भी छोड़ दो, -2 -4, जीरो वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, -24 + 5, 5 - 6, 5 × -6 -30, आंसर इज -54। जब हम एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू निकाल देते हैं तो हमसे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो नहीं मांगा गया था, हमसे मांगा गया था एक्स वाई जेड क्या होता है। एक्स होता है डेल्टा एक्स डिवाइड में एक्स, वाई होता है डेल्टा वाई डिवाइड में वाई, जेड होता है डेल्टा जेड बाय में जेड। ठीक है, जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैल्यूज तो आप निकाल ही लोगे, 73/126 या जो भी आपका वैल्यूज बन रही है वो आप डाल के सॉल्व कर लोगे। लेकिन हमने कितना टाइम लगा दिया, थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा भी लेंगे तब भी टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शंस ट्राई करते हैं। जो बेस्ट मेथड होता है, ये बेस्ट मेथड 12th के लिए हो सकता है, या जब हम प्रॉपर मैथ्स पढ़ते हैं उसके लिए हो सकता है। सीए फाउंडेशन के लिए ये बेस्ट मेथड नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं बोलूँगी कि आपको आना नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ सीखनी ज़रूरी है वो ज़रूरी है, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन आपको ये आना चाहिए और ये मुश्किल भी नहीं है। ये था हमारा क्रैमर रूल, और ऐसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन एग्जाम में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस ट्राई करते हैं। जो जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 1 बाय 1 वो हम अपनी तीनों इक्वेशन में डाल के पुट करके सेटिस्फाई करते हैं, और सबको सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई भी आप बुक से क्वेश्चन लेके ट्राई कर सकते हो, उसकी ऑप्शंस की वैल्यूज डाल के देखो। जैसे मैंने 1 1 1 ऑप्शन ली, अगर वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो बाकी दो को भी करनी चाहिए। अगर वो तीनों को सेटिस्फाई कर देती है तो वो मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे इस तरह से जैसे ये वैल्यू निकालूं ये वैल्यू निकालूं इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्रैमर रूल से जो रिलेटेड कंडीशंस हैं वो लिखवाऊंगी, पहले आप ये नोट कर लो, फिर क्रैमर रूल से रिलेटेड जितनी कंडीशंस हैं वो लिखते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालना आ गया। आप कौन से वाले उसकी बात कर रहे हो, 16 - 2 होना चाहिए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, पहले ये तो क्लियर करो आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। अगर आप डेल्टा की बात करते हो तो यहाँ 14 लिखा हुआ है, 16 माइनस, और डेल्टा वाई में 16 + 1 ही है, 2 है ही नहीं। यहाँ पर 0 था तो उस पार्ट को हमने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। इस पार्ट में 16 आ ही नहीं रहा, तो एक बार आप चेक करो।
ठीक है, अभी शिक्षा मुझे आपका डाउट तो मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं देखती हूँ आप क्या कह रहे हो, मुझे वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा है जिसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दूसरी बात, लास्ट में मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझसे मांगी गई थी कि एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालो। अच्छा, इससे कन्फ्यूजन, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, डेल्टा जेड बाय डेल्टा, ये है हमारा फॉर्मूला कि डेल्टा एक्स को डेल्टा से डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई को डेल्टा से, डेल्टा जेड को डेल्टा से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेल्टा एक्स की जगह हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल दी, डेल्टा की जगह हमने 126 डाल दिया, 80 बाय 126, और z का आंसर आएगा -54 डिवाइड में 126। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कट करके वो कर देंगे और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कट नहीं हो रहा है, 2 से ही कट होगा, बाकी ज़्यादा कट नहीं हो रहा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट स्टेप बच रहा है इस चैप्टर का, इनवर्स मेथड। जैसे अभी मैंने आपको बोला डिटर्मिनेंट मेथड हमने किया, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इन्वर्स मेथड में पहले प्रॉपर्टीज़ करते हैं, शॉर्टकट सीखते हैं, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इन्वर्स मेथड सिखा दूंगी। क्योंकि अभी अभी डिटर्मिनेंट किया है, अगर अभी मैं इन्वर्स सिखाने लग गई तो मिक्स हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि उसमें एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर इस टाइप की टर्म्स आती हैं, तो उस चीज़ पर मैं चाहती हूँ बाद में जाएँ, पहले हम इसकी प्रॉपर्टी होता क्या है ये समझ लेते हैं, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं बिना इन्वर्स सीखे, क्योंकि मुझे शॉर्टकट पे जाना है। इन्वर्स पे इससे भी हमें 2 मिनट ज़्यादा ही लगने वाले हैं, कम नहीं लगने वाले। ठीक है, तो इन्वर्स मेथड, इन्वर्स हमेशा कैसे क्या किसका निकलता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में हम क्या लगाते हैं, क्रैमर्स रूल, और मैट्रिक्स में हम क्या लगाते हैं, इन्वर्स मेथड। अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, इसको मैं पढ़ूंगी इन्वर्स ऑफ ए, क्योंकि ए इन्वर्स और 1/a एक ही चीज़ है, तो 1/a को क्या लिख सकती हूँ मैं, a⁻⁻1। ये तो हमने रेशो प्रोपोर्शन में अच्छे से सीख ही लिया है कि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसको मैं पढ़ूंगी इन्वर्स ऑफ ए। तो पहले हम इन्वर्स ऑफ ए की, इन्वर्स की सारी प्रॉपर्टी कंडीशन पढ़ लेते हैं, उसके अलावा इन्वर्स से इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। वो करने के बाद हम अपना टाइम लगाएंगे कि इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, तो पहले इसकी कंडीशंस, प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो लिख लो। अभी हम इन्वर्स निकालना नहीं सीख रहे, वो हम बाद में सीखेंगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन करने के बाद इतने आप सारे कंसेप्ट जो हमने किए अभी तक वो सारे पक्के पक्के हो जाएंगे और आपको लगेगा सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है सीखने की। फिर भी हम इसको एक क्वेश्चन को इसको एज्यूम करके उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन लिखो, बस कंडीशंस बोल लो या कंसेप्ट्स बोल लो, मतलब जो भी हमें चाहिए इस इन्वर्स मेथड से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको लिखा रही हूँ। कंडीशन हम एक्चुअली में इसको नहीं बोल सकते, ये इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में स्टोर करने हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बिना किसी चीज़ के उसको टिक कर पाते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसको हम पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सेकेंड, किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का अगर मैं इन्वर्स निकालती हूँ तो वापस ए पे पहुँच जाती हूँ। ये तो सेम किसकी तरह है, ट्रांसपोज की तरह। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो मेन उसी मैट्रिक्स पे पहुँच जाते हैं। ऐसे इन्वर्स का इन्वर्स करती हूँ तो मैं वापस उसी मैट्रिक्स पे पहुँच जाती हूँ। ट्रांसपोज से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी हमारी सेम है, ए बी इन्वर्स। अगर मैं ए बी ट्रांसपोज बोलती हूँ तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, क्योंकि ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, तो ए बी इन्वर्स हो गया बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। फोर्थ है वैल्यू ऑफ ए, ये तो यहीं ऐड कर लो, वैल्यू ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ ए 0 हो जाएगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो ये मेन पॉइंट है कि इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वैल्यू ऑफ ए हमारा 0 ना हो। अगर वैल्यू ऑफ ए 0 हो जाएगा तो एक तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा और 1/0 होने की वजह से वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर मुझे कहा गया है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या कहा गया है ए इनवर्स इंटू ए करो, तो आंसर क्या आएगा? अब आप खुद देखो, ए इनवर्स को मैंने क्या बोला? ए इनवर्स है क्या? 1/a, तो कट गया, तो आंसर क्या आया? 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन हमेशा 1 आता है, इसलिए उसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। किसी को आप से भी कर सकते हो। अगर आपसे मांगा गया है एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट निकालो, तो आप क्या लिखोगे? यही वाला रूल फॉलो करोगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें कहा जाता है एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दो ए से, वो कह रहे हैं एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो आंसर क्या आएगा? या फिर ए को मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट ए से, ऑर्डर चेंज कर दिया, एडजॉइंट ए को उससे कर दो या ए को एडजॉइंट ए से कर दो, तो क्या आंसर आने वाला है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पे लिखते हैं हम एन। एन का मतलब है सेम ऑर्डर एज ऑफ मैट्रिक्स ए, कि आई का भी वही ऑर्डर होना चाहिए जो मेरे ऑर्डर मेरे ए मैट्रिक्स का मुझे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, पहले एक बार कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स मांगना हो, आंसर तो 1 ही है ना, तो वही 1 को कर भी दोगे, इन्वर्स तो 1 ही आने वाला है, 1/1 1 ही होता है, तो आई का इन्वर्स आई रहता है। नेक्स्ट अगर हमें कहा जाता है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा इन्वर्स का 1/वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये मेरा ए इन्वर्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को वो कहते हैं ए से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब उन्होंने बेसिकली क्या किया? ए इंटू ए इन्वर्स, कन्फ्यूज ही किया है ना, ये इन्वर्स का फॉर्मूला है। या फिर जैसे यहाँ हमने ऑर्डर चेंज किया था, तो ये हमारी किससे रिलेट हो गई? 4 से। यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या किया? ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? आई के। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? क्या शॉर्ट करते हैं? इन तो यही है। इसमें आप एक चीज़ ये भी कह सकते हो कि इन्वर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात होती है, क्योंकि मैंने 1/a और ए इन्वर्स एक ही चीज़ लिखी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं।
ठीक है, नोट डाउन हो गया। एक चीज़ अभी मेरे माइंड में आई है, वैसे इसके ऊपर बेस्ड अभी तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम शेयर कर देती हूँ। अगर हमें दिया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप के होते हैं वैसे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये वाला हमारा ट्रांसपोज पे बेस्ड है, तो उसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आने का चांस है। तो ये मैं शेयर कर देती हूँ एक आइडेंटिटी। ये होता है कि आपने ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ए आने वाला है। ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, क्योंकि ट्रांसपोज से रिलेटेड है और ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आता ही आता है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे काम आ सकती है। अब जब हमने ये रूल्स लिखे तो मैंने एक चीज़ आपको बोली कि वैल्यू ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो इन्वर्स निकलेगा। तब ये वाला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर भी रेज होता है कि मैम अगर ये डेल्टा ज़ीरो हो जाए तब क्या होने वाला है, तब ये वैल्यू कैसे, सो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा डेल्टा ज़ीरो आ रहा है, तब क्या करेंगे मैम? तो इसकी कंडीशंस नोट करो। अब पहले नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये सारे भी ज़ीरो हैं, then equations have infinite solution and equation will be dependent। ठीक है, ई में हमें दिया हुआ है, अगर इफ डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एट लीस्ट, अब सारे ज़ीरो नहीं हैं, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई ज़ीरो हैं, लेकिन डेल्टा जेड ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई भी एक दो ज़ीरो है, एक ज़ीरो नहीं है, एक तो कम से कम ज़ीरो नहीं है, तब देन इक्वेशन विल हैव solution and said to be inconsistent। अगर डेल्टा ज़ीरो आ जाता है क्रैमर्स रूल में, तो इन दो सिचुएशंस में से हमें देखना होगा कौन सी सिचुएशन है और उसके हिसाब से हमें आंसर करना होगा। दोनों में ही डेल्टा ज़ीरो है, फर्स्ट में सारे ज़ीरो हो गए तो हमने कह दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं और हमारी इक्वेशंस कैसे डिपेंडेंट बन जाएंगी। लेकिन कोई भी एक ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, कम से कम एक दो भी हो सकते हैं, लेकिन डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए, तब या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और उस इक्वेशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमारा रह गया इन्वर्स निकालना। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी है, इन्वर्स में भी मुझे क्या निकालना नहीं आता, एडजॉइंट निकालना नहीं आता मैम, बाकी सारा आता है। एडजॉइंट छोड़ के बाकी सारा हमने कर लिया, तो मुझे लगता है 5 मिनट्स लगेंगे, हम एडजॉइंट भी पहले कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, बीच में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, ये नोट कर लिया, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी थी, एडजॉइंट समझ में आ गया तो ये सब समझ में ही आने वाला है। और आपको ये भी पता चल जाएगा एडजॉइंट निकालने में टाइम लगता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हमें टाइम दे ही कितना रहे हैं जिसमें हम कम ज़्यादा सोचें। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इन्वर्स का लेती हूँ। एक क्वेश्चन लिया हमने इन्वर्स का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ए इन्वर्स निकालना है, फॉर्मूला लिख लिया। पहली कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। निकालो आप भी मेरे साथ साथ, फर्स्ट रो तो छोड़ के चलनी है, पहले फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 60 माइनस 63, फिर -3 लिखा, सेकंड कॉलम भी छोड़ दो, 50 माइनस 56, प्लस 4 थर्ड कॉलम छोड़ दो, 45 माइनस 48। ठीक है, क्लियर।
पहले हमने फर्स्ट रो तो छोड़ी हुई है, 2 माइनस 3 4 लिख लिया था, फर्स्ट रो छोड़ी हुई है, फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो 60 माइनस 63, सेकेंड कॉलम छोड़ा तो 50 माइनस 56, थर्ड कॉलम छोड़ा तो 45 माइनस 48। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 18, 6 3 ज़ा 18 होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3 प्लस इंटू 4 माइनस 12, तो आंसर क्या आ गया मेरा 12। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ ए जीरो नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कई बार ये हमसे सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, तो हम सिर्फ वैल्यू ऑफ ए निकाल के बता देंगे कि वैल्यू ऑफ ए जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ए मेरा क्या है, यहाँ से क्या पता चल गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर जीरो आता तो सिंगुलर बन जाता और ए इनवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता, नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है और ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर गया, अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। जब मैं एडजॉइंट की बात करती हूँ तो दो टर्म्स आती हैं मेरी एडजॉइंट्स में, माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर, अब ये कैसे करते हैं, जितने एलिमेंट हैं हम सबके कोफैक्टर निकालते हैं, A11, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है, मैं एडजॉइंट निकाल रही हूँ इसलिए कैपिटल ए यूज करा है, आप स्मॉल भी यूज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी यूज कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अल्फाबेट यूज करो जो आपको अच्छा लगे। अब A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, सारे एलिमेंट में लिख रही हूँ, जितने भी एलिमेंट पॉसिबल हैं मेरे डिटर्मिनेंट में, ये लिख लिया मैंने मैट्रिक्स में। अब क्या करना है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, 60 माइनस 63 माइनस 3, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, 50 माइनस 56 क्या आ रहा है, माइनस 6, गड़बड़ हुई है, इस माइनस 6 तो ये तो जीरो बन रहा है, फिर क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों ने नोटिस की थी ये बात, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये तो जीरो आ रहा है हमारा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को फिर से। अब क्या चेंज करें इसमें हम, तो हमारा ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर, फर्स्ट वैल्यू को 4 कर देते हैं, प्लीज़ 4 माइनस 3 माइनस 12, देन आंसर इज 18 माइनस 24 माइनस 6, ठीक है, क्योंकि अगर सिंगुलर आ जाएगा तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, हमारा नॉन सिंगुलर आना चाहिए। अब इसको A11 पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फर्स्ट रो हमने छोड़ी हुई थी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 50 माइनस 56, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको सॉल्व करो, 45 माइनस 48 इट इज़ माइनस 3, फिर A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 30 माइनस 36 क्या आंसर हो गया, 30 माइनस 36 माइनस 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ो, 40 माइनस 32 8, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ो, 36 माइनस 12 36 माइनस 24 12, ठीक है, ऐसे ही A31 A32 A33 निकालो, मतलब जो एलिमेंट है उसको छोड़ते जाओ, 31 है तो क्या छोड़ोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 21 माइनस 24 21 माइनस 24, ये लो राधा मैट्रिक्स देख लो, देख लिया शिक्षा आपने भी, हाँ राधा क्या समझ नहीं आ रहा, पहले आपने सिर्फ एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन वाला पार्ट तो आ गया, अब मैं नेक्स्ट स्टेप सिखा रही हूँ एडजॉइंट। जब हम एडजॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, 1 बाय वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है, ये तो हमने कर लिया पार्ट, ये पार्ट अब हमारा नया है, इसको सीख रहे हैं, और नहीं भी आ रहा तो इसमें टाइम लगता है, टेंशन मत लो, और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही रेयर कोई ज़रूरत पड़ती है, नहीं है अदरवाइज। कई बार कोफैक्टर का एलिमेंट हमसे पूछ लेते हैं, जैसे वो क्वेश्चन भी मैंने आज तक पेपर में देखा नहीं है वैसे, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पज़ तो मैं उस चीज़ को भी आप चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको 2 बार 3 बार करेंगे, आ जाएगा, टेंशन मत लो। आपको क्या करना है इसके लिए, जो एलिमेंट का नंबर है अपना उसको छोड़ते जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो,
फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे? ये मल्टीप्लाई, माइनस साइन लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 60 माइनस 63 इट इज़ -3। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम छोड़ दो। 10 इंटू 5 50, 50 माइनस 56 इट इज़ -6। फिर थर्ड कॉलम छोड़ दिया। 45 माइनस 48 इट इज़ -3। अब आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो भूल जाओ, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा? 30 माइनस 36। सेकंड कॉलम को छोड़ोगे तो 40 माइनस 32, 40 माइनस 32। फिर थर्ड कॉलम को छोड़ोगे तो 36 माइनस 24 इट इज़ 12। फिर थर्ड रो को छोड़ दो। थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो 21 माइनस 24। थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम छोड़ो, 28 माइनस 20। फिर थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम छोड़ो, 24 माइनस 15। ठीक है, जब हम इतना पार्ट सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट को कहते हैं माइनर। तो चीज़ें हमने ये निकाली हैं उसको कहते हैं माइनर। यस श्याम, 1 1 1 2 1 3 हॉरिजॉन्टली लेना है क्योंकि आप फर्स्ट रो में खड़े हो, क्योंकि रोईज पहले आती हैं। अगर आप A11 A12 13 ले रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टली फर्स्ट रो में खड़े हुए हो। अगर आप लिखते A11 A21 A31 तो आप फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात करते, तभी तो आप वर्टिकली जाते। जब आप फर्स्ट रो में खड़े हुए हो तो इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हो। ठीक है, ये जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो इन्हें हम कहते हैं माइनर्स। ठीक है, इसके बेस पे अगर मुझे माइनर ऑफ ए लिखना हो, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए क्या बनेगा? A11 यहाँ आता है, A12 यहाँ आता है, A13 का प्लेस किए है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बन गया मेरा माइनर ऑफ ए। लेकिन हमने बात किसकी की थी? क्या सीख रहे थे हम? एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए? कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स ऑफ ए बनाएंगे। अब माइनर से कोफैक्टर कैसे बनते हैं विद इन अ सेकेंड। पहले माइनर क्लियर हो गया, या मैं बोलती हूँ पहले आप माइनर सारे नोट कर लो, फिर मैं विद इन अ सेकेंड बताती हूँ। दीपक, बहुत थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो आज समझ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। दोबारा से वरना उसी चीज़ को हमें रिपीट करके फिर करना पड़ेगा और प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा एनर्जी लाओ, दिमाग में ही जाएगा भाई, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी और लगाओ। ये पूरे माइनर्स नोट कर लो। ठीक है, माइनर ऑफ ए की हमने मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख दिए, सारे एलिमेंट जो सॉल्व किए थे वो भी लिख लो। ठीक है, हो गया। क्लियर? अब माइनर को हमें कोफैक्टर में बदलना है। कैसे बदलेंगे ये देखो। तो ये एलिमेंट के नंबर हमें दिए हुए हैं, इसका सम करके ट्राई करेंगे। और अगर तो सम 1 आया मैं प्लस साइन लगाऊंगी और ऑड आएगा तो माइनस साइन। ये लॉजिक है। 1 1 को प्लस किया, 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 मेरा इवन नंबर है, प्लस साइन। 1 + 2 3, ऑड नंबर है, माइनस साइन। इवन नंबर है, प्लस साइन। ऑड नंबर है, माइनस साइन। इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जिसको भी जरूरत है। बस एक ये 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, बाकी तो सब सही है। अब इसके बेस पे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बना दो ए का। -3 6 -3 6 8 -12 -3 -8 9। ये बन गया हमारा कोफैक्टर्स ऑफ ए का मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स कैसे बने?
आपको एलिमेंट्स का जो नंबर है उनको ऐड करके देखना है। अगर इवन बन जाता है सम तो प्लस साइन लगा दोगे और ऑड बन जाएगा तो माइनस। जनरली ये सीक्वेंस में ही चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन मैं आपको उस तुक्के से नहीं बोल रही करने के लिए, कर सकते हो उससे भी। लेकिन बेसिक रूल हमारा ये होता है कि एलिमेंट के नंबर कौन से उस पे है उसके हिसाब से हम उसका साइन लगाते हैं। ठीक है, ये हमने साइन चेंज कर लिए, जो जो साइन थे वो लगा लिए और इसके बेस पे हमने मैट्रिक्स बना लिया। ये कोफैक्टर्स का हमारा मैट्रिक्स बन। इसके बाद आता है हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट ये होता है हमारा, जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अभी इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, तब हम वहाँ पहुँचेंगे जो चीज़ हमें चाहिए थी। और अभी भी ए इन्वर्स तो निकाला ही नहीं है। ए इन्वर्स क्या होता है, 1/वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारी, -6, और उसके साथ में हम ये वाला मैट्रिक्स यहाँ कॉपी कर देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ ये टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है, तो हमारे एग्जाम में आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार इतना पार्ट नोट कर लो, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हो गया नोट डाउन। अब मैंने माइनर से कोफैक्टर पे जाने के लिए साइन चेंज किया, इतना तो क्लियर हो गया। साइन कैसे चेंज कर रही हूँ मैं, एलिमेंट्स का जो नंबर है अपना, उनका रोल नंबर है, उनको ऐड करके चेक कर रही हूँ इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर उनका सम इवन आता है तो प्लस साइन लगा देती हूँ और ऑड आता है तो माइनस। एक्स्ट्रा में लगाना है ये, जो उनका अपना साइन है वो नहीं चेंज करना है, ये एक्स्ट्रा लगाना है। उसको सॉल्व करने के बाद जो साइन आएगा वो हमारा फाइनल साइन काउंट हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस प्लस ही रहा, माइनस ही रह गया तो माइनस ही रहा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया। अपना साइन नहीं चेंज करना, एक एक्स्ट्रा साइन लगाना है प्लस माइनस का और सिंप्लीफाई कर देना है, बस ये कोफैक्टर है। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद, ठीक करने के बाद इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गया हमारा कोफैक्टर्स ऑफ ए। लेकिन एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है कि कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो आप चाहोगे उस पर पहुंचोगे, अदरवाइज आप कोफैक्टर पे ही हो, एडजॉइंट पे नहीं पहुंचे। एडजॉइंट निकल जाएगा, फिर इन्वर्स हमसे मांगा गया था तो खाली हम एडजॉइंट पे नहीं छोड़ सकते। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1/वैल्यू। यहाँ सिंपली हमने वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे।
साउंड क्लियर है अब? साउंड क्लियर है? ठीक है जी, इनवर्स देख के बैटरी को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लगता है। चलो अपना चैप्टर खोल लो, क्वेश्चंस निकालो। थोड़ा एनर्जी भी तो बढ़ानी है, आज सुस्त सुस्त नहीं बैठना ना क्लास के बाद कि थक ही गए। थकने वाला फील नहीं करना, एनर्जी वाला फील कराना है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं और आप देखोगे 10-15 मिनट में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। निकाल लिए? स्टार्ट करें? हाँ भाई काफ़ी है, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे थोड़ी एनर्जी डालनी है आपके अंदर, तो मैं इसके क्वेश्चंस करा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने दो, सारे होमवर्क में बोल दूंगी तब भी प्रॉब्लम आने वाली है। बोलते हो तो बोलो मैं सारे होमवर्क में। कोफैक्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आज कोफैक्टर करवा दिया ना दोबारा तो आधे बच्चे सो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस भी आएगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, अच्छा भी लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम सारे होमवर्क में दे दो, तो मैं चाहती हूँ कुछ क्वेश्चन कर लें, जिससे कुछ बच्चों को अगर नहीं है, जिन्होंने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए इजी हो जाएगा आगे मूव करना। 5-6 क्वेश्चन कर लो बस, इतनी बात तो टीचर की मान सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के। जो हमारा ऑर्डर वाला फर्स्ट कंसेप्ट था, जो फर्स्ट टॉपिक हमने डेफिनेशन में कवर किया था, 16 एलिमेंट्स हैं, तो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? 16 के सारे मल्टीपल, जैसे 1 × 16, 2 × 6 8, 8 × 2। तो मैच करो कौन सा ऑप्शन जाता है। ऑप्शन कौन सा जा रहा है हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, सारे हमें 16 के मल्टीपल दे रखे हैं। ए ऑप्शन में क्या गड़बड़ किया है? सारे ऑप्शंस हमें मल्टीपल में दे दिए, लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है 8 × 1 वो छुपा कर इन्होंने हमें दे दिया कि बच्चे जल्दीबाजी में टिक कर दें। सारे तो ठीक है, सिर्फ एक में छोटा सा गड़बड़ किया है, 2 की जगह 1 डाल दिया। तो बहुत केयरफुली बस आपको टिक करना है। क्वेश्चन इसके बहुत ईजी आते हैं, सिर्फ ऑप्शंस, कंडीशंस, पॉइंट्स को रिमेंबर करना है माइंड में और टिक करते जाना है। सेकेंड, ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो स्क्वायर नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे एक ऑर्डर मानती हूँ मैं 3/4 का, 3/4 का मैंने एक ऑर्डर माना मैट्रिक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया, ये एक ऑर्डर मान लिया मैंने 3/4 या फिर 2/3 ले लो, चलो 2/3 हमारा हो जाएगा ABCDEF। एक ए मैट्रिक्स लिया, तो मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ ABCDEF। क्या ऑर्डर हो गया? 3 रोज 2 कॉलम्स। इसके भी रोज और कॉलम सेम थोड़ी ना है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही आने वाला है। रो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि रो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, तो आप जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लो, एक रो मैट्रिक्स बना लो, नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज कर लो। तो क्या आ गया? कॉलम मैट्रिक्स आ गया। ऑप्शन क्या हो गई? सी ऑप्शन हो गई। ठीक है, अब वही कंडीशन जो मैं आपसे आज पूछ रही थी, 2 मैट्रिक्स A and B आर मल्टीप्लाइड, गेट AB इफ क्या कंडीशंस मल्टीप्लाई की होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। पूरा डिटेल में पूरी कंडीशन लिखी हुई होनी चाहिए, तभी हम उसको इक्वल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। फिफ्थ में अगर वैल्यू ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब उसका ट्रांसपोज क्या आएगा? सेम वो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सी ठीक हो गई हमारी? ए। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग ये सॉल्व कर भी पा रहे हो और आराम से आपको पता चल गया कि पॉइंट्स, कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना ध्यान से हमें उसे करना है। आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, मुझे रिप्लाई भी आने लग गया, हम कर लेंगे तो ठीक है। अब आप इसको ट्राई करोगे, अच्छे लेवल पे ट्राई करोगे, और जो डाउट्स होंगे वो मैं कल की नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी। मेरे पास इसका कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट आना चाहिए, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स नहीं आने चाहिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। और मुझे क्लास में जानना है कि कितने बच्चों को इस चैप्टर में डाउट आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन में आ रहा है। अगर लगेगा तो हम वो कंसेप्ट रिपीट करके फिर उस डाउट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
बाय बाय, हैव अ गुड डे।